आप सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं रेवती रमन पांडे अपने यूट्यूब चैनल गीतांजलि में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने संधि पढ़ाया है, अच्युत और अष्टुत संधि। उसमें ये अपदांत जसत्व संधि रह गया है, उसको हम शुरू करते हैं। अपदांत जसत्व संधि और चर्त्व संधि जिसका सूत्र है खर्च और मांत संधि होती है। अनुस्वार संधि कहते हैं मांत सारी, मोनुस्वार। इन सब संधियों का हम परिचय कराएंगे और इसका उदाहरण दे करके इसको समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल वाला बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे नया कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जसत्व, अपदांत जसत्व संधि, अपदांत जसत्व संधि, जसत्व संधि यह पाठ्यक्रम में है। तो जसत्व संधि नहीं है, वह पदांत है। झलाम जसवंते सूत्र कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन चूँकि पाठ्यक्रम में नहीं है उसका वर्णन नहीं करते क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। हम अपदांत जसत्व संधि को देखते हैं। इसका सूत्र है झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। इस सूत्र से ही इसकी परिभाषा स्पष्ट है कि झलों को, जो पहला पद का अंतिम वर्ण कोई झल हो तो उसको जस आदेश होता है। तो बाद वाले पद का पहला वर्ण झस प्रत्याहार का कोई हो। तो यह तो सूत्र में स्पष्ट है, लेकिन हम इसको इस तरह से सबसे पहले झल प्रत्याहार हम देख लेते हैं, तब इसकी परिभाषा बताते हैं। झल प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण कौन कौन से? वर्गों के प्रथम द्वितीय क ख ग घ, ये हो गया वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। इसी तरह से च वर्ग का च छ ज झ, ट वर्ग का प्रथम ट ठ ड ढ, और त वर्ग में त थ द ध। प वर्ग के चार वर्ण प फ ब भ, यह प वर्ग हो गया। उसके बाद य व यह वो नहीं आएगा, इसमें सारी गलत हो गया। तो वर्गों के प्रथम कहाँ चला गया, वो हो गया। तो एक तरह बता दे, घट धस खपसट चट तो कपय स ह। इसमें आगे हम एक बार देखते हैं। स स स स स स ह के बाद अब यह हो गया झल प्रत्याहार। झस प्रत्याहार आता है। झस प्रत्याहार जिसको कहते हैं झस प्रत्याहार, झस प्रत्याहार में आते हैं वर्गों के जो झ
हम लोगों को याद है माहेश्वर सूत्र से झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द इतने वर्ण आते हैं झस प्रत्याहार में। तो झल प्रत्याहार के बाद अगर झस प्रत्याहार के वर्ण हों तो उन झलों को जस आदेश हो जाता है, अर्थात वर्गीय वर्णों का तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है। वह वर्गीय वर्णों के तृतीय वर्ण कौन है? ग है, ज है, ड है, द है और ब है। यह वर्गीय वर्ण के तृतीय वर्ण हैं। तो झस प्रत्याहार के जब वर्ण होते हैं, झल प्रत्याहार के वर्ण के बाद झस प्रत्याहार के जब वर्ण आते हैं तो उनको जस आदेश हो जाता है, यानी झलों को जस आदेश हो जाता है। इसको उदाहरण के रूप में हम और अधिक समझ पाएंगे। जैसे योध धन धा, योध धन धा। मैंने बताया था कि झल प्रत्याहार के तो वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण आते हैं। यहाँ ध चतुर्थ वर्ण है और उसके बाद झस यानी वर्गों के तृतीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं झस प्रत्याहार में। यहाँ चतुर्थ वर्ण आया है, बाद में भी झस प्रत्याहार है। तो इस झल के स्थान में जस अर्थात इसका तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा। यह हो जाएगा तृतीय वर्ण। त थ द ध क्या हो जाएगा? द हो जाएगा और धा बराबर हो जाएगा योद्धा। क्या हो जाएगा? योद्धा। इसी तरह से लभ धन ध, लभ धन ध, ध हो जाएगा लब्ध। और यह भ जो है झल प्रत्याहार है, वर्गीय वर्णों का प वर्ग का चौथा वर्ण है, वो झल प्रत्याहार में आता है। और ध त वर्ग का चौथा वर्ण है ध, झस प्रत्याहार में आता है। तो इसके परे रहते इस झल को तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा अपने वर्ग का। तो प वर्ग का तृतीय वर्ण क्या होता है? ब। लब धन ध बराबर लब्धः, लब्धः, लब्धः। इसके बाद दोध धन धा, दोध धन धा। ध नहीं है बल्कि यह घ है। घ है, घ। यह भी झल प्रत्याहार आता है और यह ध है। धा, दोघ धन धा। तो यह घ झल प्रत्याहार में आता है और ध जो है झस प्रत्याहार में आता है। तो इस ध झल को जस अर्थात अपने वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा। और तृतीय वर्ण क वर्ग का तृतीय वर्ण होता है ग, और धा तो रहेगा ही। यह हो जाएगा दोग्धा। क्या हो जाएगा? दोग्धा। जो गाय दूहने वाला होता है उसको हम दोग्धा कहते हैं। इसी तरह से वृद्ध धन ध, वृद्ध, वृद्ध यह ध है, धन ध। यहाँ भी ध यह झल प्रत्याहार है क्योंकि तवर का चतुर्थ वर्ण ध है। और यह भी जो झस प्रत्याहार में भी वर्गों के तृतीय चतुर्थ वर्ण आते हैं, तो यह ध है, झस प्रत्याहार है। तो इस झल को अपने वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा। और तृतीय वर्ण क्या आदेश हो जाता है?
द, तवर का तृतीय वर्ण द होता है, तो ये हो जाएगा वृद्ध धन ध बराबर वृद्धः, वृद्धः वृद्धः। वृद्धः यह हो जाएगा। इसके बाद सिद्ध धन धी, सिद्धि बनता है ना, सिद्ध धन धी। यहाँ भी ध झल है और यहाँ उसके बाद धकार जस का योग हो रहा है, तो इस पूर्व जो धकार है इसको जस दकार आदेश हो जाएगा और हो जाएगा सिद्ध धन धी बराबर सिद्धि। सिद्धि किसी कार्य को की समाप्ति, उसको हम सिद्धि कहते हैं। सिद्धि तमाम उदाहरण हैं और तमाम सारे उदाहरण आपके अपने टेक्स्ट बुक से हैं, उसमें मिल जाएंगे। इसका अभ्यास कर लीजिएगा। बस इसमें जो उदाहरण है उसको समझने की ज़रूरत है, किस तरह से यह नियम लगता है। सीधा सीधा है कि अपदांत झल हो, अगर पदांत झल हो तो जसोवंते से जसत तो हो जाएगा, जस केवल आदेश हो जाएगा, उसके बाद कोई भी वर्ण हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपदांत झल हो यानी पद के अंत में जो होता है पदांत कहलाता है, और पद के अंत में न हो तो उसको अपदांत कहते हैं। सुप्तिंगंतम पदम के अनुसार सुप और तीप जहाँ लगा होता है वही पद कहलाता है। तो यहाँ पर अपदांत झल के बाद वर्गों के तृतीय और चतुर्थ वर्ण अगर आते हैं तो उन अपदांत झलों को जस आदेश हो जाता है, अर्थात अपने वर्गीय वर्णों का तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है। यही अपदांत जसत्व संधि है। इसके बाद फिर है चरत्व संधि। चरत्व चरत्व संधि चरत्व संधि इसका सूत्र है खरिच खरिच। क्या सूत्र है इसका? खरिच। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? अगर खर परे हो तो झलों के स्थान में चर आदेश हो जाता है। खर परे हो, खर प्रत्याहार के वर्ण, खर प्रत्याहार के वर्ण बाद में आवे तो झल यानी झलों को चर आदेश हो जाता है। चर आदेश हो जाता है। कैसे यह आदेश होता है? अर्थात झल वर्णों के बाद, जैसे पहले आया इसमें कि अपदांत, जो अपदांत जसत्व संधि है कि झल वर्ण आवे और झल वर्णों के बाद झस आवे तो उस झलों को जस आदेश हो जाता है। उसी तरह से झल वर्णों के बाद खर प्रत्याहार के कोई वर्ण आते हैं तो पूर्वोक्त पहले जो झल वर्ण है उनके स्थान पर चर वर्ण आदेश हो जाता है।
खर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? खर प्रत्याहार के वर्णों को जब हम जानेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे। खर प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम द्वितीय और स आते हैं। वर्गों के प्रथम द्वितीय कौन कौन से होंगे? क ख। क वर्ग का प्रथम द्वितीय क ख। च वर्ग का प्रथम द्वितीय च छ। ट वर्ग का प्रथम द्वितीय ट ठ। त वर्ग का प्रथम द्वितीय त थ। और प वर्ग का प्रथम द्वितीय प फ। तथा स श और स, यह होते हैं खर प्रत्याहार, इनको कहते हैं। खर प्रत्याहार में यही वर्ण आते हैं क ख च छ ट ठ त थ प फ श। झल को मैंने पहले बता दिया है कि वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण और श ह, यह वर्ण होते हैं जो उनको हम झल प्रत्याहार कहते हैं। चर प्रत्याहार को देख लो। चर प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण ही आते हैं। तो क वर्ग का प्रथम वर्ण क, च वर्ग का प्रथम वर्ण च, ट वर्ग का प्रथम वर्ण ट, त वर्ग का प्रथम वर्ण त और प वर्ग का प्रथम वर्ण प। तो अगर झल है, पहले पद का अंतिम वर्ण झल है, उसके बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आया है तो वह पहले पद के जो अंतिम वर्ण झल है उसके स्थान पे चर आदेश हो जाता है। उदाहरण के रूप में इसको हम समझते हैं। विपद धन कालः। विपद धन कालः। अब यहाँ विपद शब्द है, द झल प्रत्याहार का वर्ण है, उसके बाद कालः आया है, क चर खर प्रत्याहार का वर्ण है। इस दकार को चर प्रत्याहार का वर्ण आदेश हो जाएगा और अपने वर्ग का तो दकार का प्रथम वर्ण क्या होता है? तो हो जाएगा विपत धन कालः बराबर हो जाएगा विपत कालः। विपत कालः, विपत कालः। इसके बाद है संपद धन समयः। संपद धन समयः। यहाँ भी जो स है यह खर प्रत्याहार का वर्ण है, स आता है और पूर्व पद का अंतिम वर्ण दकार झल है तो इस झलों के स्थान पे चर अर्थात इसका इस वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा तो हो जाएगा संपत धन समयः बराबर हो जाएगा संपत समयः। क्या हो जाएगा? संपत समयः। ककुभ धन प्रान्तः। ककुभ धन प्रान्तः। यहाँ भी ककुभ भ वर्गों का चूंकि चतुर्थ वर्ण है, भ प वर्ग का यह झल है। यह जो इसके बाद प आया है, प खर प्रत्याहार का वर्ण है तो इस भकार को अपने वर्गीय वर्णों का प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा ककुप प्रान्तः हो जाएगा। ककुप धन प्रान्तः बराबर ककुप प्रान्तः। ककुप प्रान्तः। उद्धन कीर्णः। उद्धन कीर्णः क्या हो जाएगा? यहाँ भी द झल प्रत्याहार का वर्ण है, उसका योग
कीड़ के ककार से हो रहा है जो खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो इस द को चर हो जाएगा और चर अपने वर्गीय वर्ण का प्रथम वर्ण आदेश हो जाता है। तो द का प्रथम वर्ण क्या होगा? त हो जाएगा और कीड़ह उत्कीर्ण हो जाएगा आदेश, बराबर हो जाएगा उत्कीर्ण। इसी तरह से तमाम उदाहरण होंगे और उसको अभ्यास कर लेंगे, इसको बार बार अभ्यास करेंगे तब इसका समझ में आ जाएगा। सबसे पहले वही प्रत्याहारों को समझना जरूरी है कि झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं और किसको आदेश किया गया है, किसके परे रहने पर किसको आदेश किया गया है, यह ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो फिर से एक बार हम बता देते हैं। खर्च दो चर तो संधि है, अगर इस तरह का कोई आता है प्रश्न तो उसमें सबसे पहले झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद यदि खर प्रत्याहार के वर्ण, तो झल प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं? मैंने बताया कि वर्गीय वर्णों के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण तथा स और ह, तथा खर प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण स, यह तीन आते हैं। और चर प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं। झलों के स्थान पर जो झल होते हैं, जिस वर्ग का झल होगा, झल प्रत्याहार मैंने जिस वर्ग का वर्ण होगा झल प्रत्याहार का, उसी का प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा। जैसे पहले में ककुभ धन प्रांत, तो भ जो है प वर्ग का अंतिम चतुर्थ वर्ण भ है, तो उसका प्रथम वर्ण प आदेश हो जाएगा। उत्कीर्ण में त वर्ग का तृतीय वर्ण द है, उसको प्रथम वर्ण त आदेश हो जाएगा। इसी तरह से आदेश होते हैं और यह संधियां संपन्न होती हैं, संधि कार्य बनते हैं। इसके बाद है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि इसका सूत्र है मु अनुस्वारः। क्या है? मु अनुस्वारः, मोनुस्वारः। बहुत साधारण इसका नियम है। यदि पदांत म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है, व्यंजन आए तो पदांत मकार के स्थान में अनुस्वार आदेश हो जाता है। अनुस्वार आदेश हो जाता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं। हरिम धन वंदे, हरिम धन वंदे। यह हरिम जो है, हरिम का म जो है पदांत है, पद का अंतिम वर्ण है। यह हरि शब्द का द्वितीय एकवचन का रूप है। म पदांत है, उसके बाद व्यंजन वर्ण आया है वकार, वो इस म को अनुस्वार आदेश हो जाएगा। और अनुस्वार जो होता है पूर्व वर्ण के ऊपर लग जाता है, यानी जो मकार है उसके पूर्व वर्ण र के ऊपर लग जाएगा, तो हो जाएगा यह इस तरह होगा हरिम वंदे, हरिम वंदे बराबर हरिम वंदे। गृहम गच्छति, गृहम धन गच्छति।
यहाँ गृहम का जो म है यह पदांत है और इसका व्यंजन वर्ण गकार के साथ योग हो रहा है। इस मकार को अनुस्वार आदेश हो जाएगा और अनुस्वार मैंने बताया कि पूर्व वर्ण के ऊपर अनुस्वार जो बिंदी एक बिंदी लगती है वह अनुस्वार कहलाता है। और यह हो जाए गृहम गच्छति बराबर गृहम गृहम गच्छति गृहम गच्छति, यह हो जाएगा गृहम गच्छति। दुखम प्राप्नोति दुखम प्राप्नोति प्राप्नोति दुखम प्राप्नोति प्राप्नोति। अब ये हो जाएगा, देखो दुखम में जो म है दुख का प्रथमा द्वितीया एक वचन का रूप बनता है दुखम। मकार जो है पदांत है उसका व्यंजन वर्ण प से योग हो रहा है तो इस म को अनुस्वार आदेश हो जाएगा, वो अपने पूर्व वर्ण के ऊपर लग जाएगा। अनुस्वार बिंदी लगती है, यह हो जाएगा दुखम और धन प्राप्नोति प्राप्नोति दुखम प्राप्नोति। तो इसको हम जब संधि करेंगे तो यह हो जाएगा दुखम प्राप्नोति दुखम प्राप्नोति। कृष्णम वंदे कृष्णम धन वंदे अब इसमें भी जो कृष्णम पद है यह द्वितीय एक वचन का रूप है, म पदांत है और पदांत म और वकार व्यंजन के योग होने से इसको अनुस्वार आदेश हो जाएगा मकार को, यह अपने पूर्व वाले वर्ण के ऊपर लग जाएगा कृष्णम वंदे। और इसको हम संधि के रूप में इस तरह से लिखेंगे कृष्णम वंदे। कृष्णम वंदे, यह हो गया। और इस तरह से यह अनुस्वार संधि समाप्त हो गई। यह कक्षा 12 जो कला वर्ग के विद्यार्थी हैं जो हिंदी पढ़ते हैं उनको यह पढ़ना है। संस्कृत जो 12 है कक्षा 12 जो अनिवार्य संस्कृत या संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनको भी यह पढ़ना रहता है। तो आज संधि में इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।